नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी स्रोत है आपके पास, उस स्रोत का उपयोग करिए और इस समय का सदुपयोग करिए। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये टाइम बड़ा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आज के समय का आपने सदुपयोग किया तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और काफी लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो हिस्ट्री में शुरू किया हूँ, ये किस किस एग्जामिनेशन को क्रैक करेगा या किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे भाई, आप जो भी वनडे एग्जामिनेशन देते हो जिसमें भी इतिहास पूछा जाएगा, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बनाइए, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अमूमन मैं यूपी पीसीएस को टारगेट करके चल रहा हूँ, वहां तक का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वहां तक के क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाए। लास्ट क्लास में मेरे दोस्तों हमने बात किया था भारत में तुर्क का आक्रमण, और जिसमें हम टर्किश इन्वेजन इन इंडिया में हमने बात किया था महमूद गजनवी के बारे में, जिसके कार्यकाल के बारे में और कैसे कैसे आक्रमण किया, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं, इंपॉर्टेंट तिथियां मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे भारत में टर्किश इन्वेजन में एक और इंपॉर्टेंट शासक के बारे में, जिसका नाम रहेगा मोहम्मद गौरी, जिसका भारत में कार्यकाल रहेगा 1175 से 1206 तक। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान के ही गौर प्रदेश का एक शासक होता है, और ये संसबानी तुर्क होता है। यानी कहने का मतलब कि अफगानिस्तान में गौर वंश चल रहा था, गौर प्रदेश में गौर वंश चल रहा था, और उस गौर वंश का शासक हुआ मोहम्मद गौरी, जो संसबानी तुर्क कहलाता था। इसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य का विस्तार करना। जब मोहम्मद गजनवी आया था तो उसका उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना, लेकिन मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तो इसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य का विस्तार करना। तो आइए देखते हैं इसके समकालीन जो हमारे भारत की स्थिति थी वो क्या थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी के भी शासनकाल में भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो चुका था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे भारतवर्ष में शक्तिशाली शासक थे, तो शक्तिशाली राजा तो थे। उत्तर भारत या दक्षिण भारत दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों में शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनमें आपस में एकता का अभाव था। वो आपस में ही संघर्ष में फंसे थे, जिसका फायदा उठाया विदेशियों ने। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारा भारत था, एक छोटा सा मैप बना के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो भारत कई सारे, उत्तर भारत की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे राजवंशों में बटा पड़ा था, जिसमें केवल 3 मुस्लिम राज्य हुआ करते थे। सिंध में सुमर जाति के शिया मुसलमान शासन कर रहे थे। मुल्तान में करमाथी जाति के, ये भी शिया संप्रदाय के ही मुस्लिम हुआ करते थे, शासन कर रहे थे। और जो पंजाब वाला भाग था मेरे दोस्तों, यहाँ पे गजनवी वंश का एक शासक हुआ करता था खुसरो मलिक, और इस खुसरो मलिक का शासन हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात करें हम तो गुजरात में चालुक्य वंश चल रहा था, और चालुक्य वंश का शासक भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय हुआ करता था, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। इसके अलावा अजमेर और दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डायनेस्टी चला करती थी, जिसका नाम था चौहान वंश। और हम सब जानते हैं उस समय की सबसे शक्तिशाली जो डायनेस्टी ही थी वो चौहान वंश ही कहलाती थी। यानी उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी या सबसे शक्तिशाली वंश था चौहान वंश। और इस चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, या यह इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी। इसके बाद हम देखें बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे चंदेल वंश चल रहा था, और चंदेल वंश का शासक परमर्दी देव हुआ करता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाल डायनेस्टी चला करती थी, और इस गढ़वाल डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था राजा जयचंद। इसके अलावा बंगाल में पाल और सेन वंश चला करते थे, लेकिन बंगाल में जो सेन वंश था, इस सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, और इसकी राजधानी नदिया हुआ करती थी। तो कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि हमारा जो उत्तर भारत था ये छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ चुका था, और इस उत्तर भारत की जो एक शाखा था चौहान डायनेस्टी, ये सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन कन्नौज जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध या शक्तिशाली राजधानी ये भी मानी जाती थी, लेकिन सबसे
बड़ी बात यह, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी उस समय की जो कन्नौज का गढ़वाल वंश का शासक राजा जयचंद था और दिल्ली अजमेर का जो शासक पृथ्वीराज चौहान था, इन दोनों में आपस में बनता नहीं था, इन दोनों के बीच में संघर्ष था। इसी संघर्ष का फायदा उठाया किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो ये तो था भारत की स्थिति, जो भारत के शासक छोटे छोटे राजवंशों में डिवाइड थे और जिनमें आपसी मतभेद हुआ करता था, और इसी के कारण इन लोगों का भारत में आगमन हुआ। आइए अब देखते हैं मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण। हम सब जानते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पे करमाथी मुसलमानों को लूटा, और करमाथी मुसलमानों को लूटने के बाद ये वापस कहां लौट गया? ये वापस गजनी लौट गया। इसने मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान पे आक्रमण करके करमाथियों को लूटा और करमाथियों को लूट के वापस गजनी लौट गया। लेकिन अगले ही साल यानी 1176 एडी में इसने पुनः सिंध पर आक्रमण किया। इसने अगला आक्रमण सिंध पर किया और सिंध पर आक्रमण करके इसने सुम्र जाति के, जो मैंने बताया शिया वंश के शासक हुआ करते थे, शिया संप्रदाय के शासक हुआ करते थे, और इसी सुम्र जाति के मुसलमानों को इसने अपना शिकार बनाया और इनको लूट के ये पुनः लौट गया। तो इसने 1175 में मुल्तान पे और 1176 में इसने सिंध पे आक्रमण किया और मुल्तान के करमाथी को और सिंध के सुम्र जाति के मुसलमानों को लूटा। इनको लूटने के बाद ये गजनी वापस लौट गया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये गजनी वापस गए तो इसने भी महमूद गजनवी की कहानी सुन रखी थी और इसने सुन रखा था, पढ़ रखा था गजनवी के बारे में कि यहीं का एक गजनी प्रदेश का ही एक शासक हुआ, क्योंकि गौर और गजनी प्रदेश के बीच में लगभग या संभवतः 200 मीलों की दूरी हुआ करती थी। तो उसने भी सुन रखा था कि गजनी प्रदेश का ही एक शासक हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट आक्रमण था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, और जहां से अपार धन संपत्ति लौट के लेके आया था। और इसी के बाद इसने भी निश्चय किया कि मैं भी भारत में जाऊंगा और गुजरात पे आक्रमण करूंगा और गुजरात पे आक्रमण करके वहां से अपार धन संपत्ति को लूटूंगा। और इसी के बाद अगले जो इसकी इंपॉर्टेंट आक्रमण होता है 1178 में, और इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय, जैसा कि मैंने बनाया है मैप पे, गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी चला करती थी और चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था मूलराज द्वितीय। मेरे भाई, मूलराज द्वितीय की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से मोर देन पावरफुल हुआ करती थी, और मूलराज द्वितीय ने उल्टा मोहम्मद गौरी पे आक्रमण कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी पे आक्रमण कर दिया तो मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। लेकिन गुजरात के माउंट आबू, क्योंकि आप सब जानते हैं गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे ही स्थित है माउंट आबू, और ये प्रसिद्ध है जैन दिलवाड़ा मंदिर के लिए, जैनों के दिलवाड़ा मंदिर के लिए। तो गुजरात के माउंट आबू में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया और मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय की सेना आमने सामने हुई। और इस युद्ध के दौरान मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया, और बुरी तरीके से पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। लेकिन ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को जब मूलराज द्वितीय बंदी बनाया और कारागार में डाल दिया तो मोहम्मद गौरी मूलराज द्वितीय के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगना शुरू कर दिया। और जैसा कि मूलराज द्वितीय के पैरों पर गिर के मोहम्मद गौरी ने माफी मांग ली, और उस समय मूलराज द्वितीय की एक विधवा या राजमाता हुआ करती थी जिनका नाम था नायिका देवी, और मूलराज द्वितीय ने अपनी माता नायिका देवी के कहने पे मोहम्मद गौरी को आजाद कर दिया। तो मैंने बताया कि माउंट आबू में इसने मोहम्मद गौरी को क्या किया? बंदी बनाया। लेकिन मूलराज ने अपनी माता नायिका देवी के कहने पे मोहम्मद गौरी को आजाद कर दिया, क्योंकि
मोहम्मद गौरी युद्ध हारा और हारने के बाद जब बंदी बना लिया गया तो ये पैरों पे गिर के माफी मांग लिया, जिसकी वजह से मूलराज द्वितीय ने माफ कर दिया और अपनी माता के कहने पे इसे आजाद कर दिया। मोहम्मद गौरी एक बात समझ चुका था कि जब तक मूलराज द्वितीय गुजरात में शासन करेगा तब तक मैं गुजरात में आक्रमण नहीं कर सकता, सोमनाथ मंदिर को लूट नहीं सकता। इसके वजह से अपना रुख बदला और ये पंजाब के रास्ते इसने सोचा कि अब मैं भारतवर्ष में या भारत को लूटूंगा या भारतवर्ष में प्रवेश करूंगा, किसके रास्ते? पंजाब के रास्ते। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसके बाद ये गुजरात से भागा और याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाला शासक कौन था, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मेरे दोस्त पृथ्वीराज चौहान से भी पहले किसने पराजित किया था? मूलराज सेकंड ने, ठीक है। उसके बाद इसने 1179 में पंजाब के रास्ते, ठीक है, पंजाब के रास्ते पंजाब मार्ग से प्रवेश कर पेशावर पर अधिकार किया, पेशावर पर अधिकार किया। और इसने निश्चय किया कि अब मैं पेशावर में ही रह के या इसी क्षेत्र में मैं रह के अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, और जब मूलराज द्वितीय कमजोर पड़ेगा तो मैं मूलराज द्वितीय पे आक्रमण करके उस गुजरात को लूटूंगा। तो इसने, मैंने जैसा कि बताया, पंजाब मार्ग से पेशावर पे इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ समय तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और 1186 में इसने लाहौर और पंजाब तथा लाहौर पंजाब और सियालकोट पर अधिकार किया, सियालकोट पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पेशावर पे अधिकार करने के बाद इसने पंजाब वाले पूरे क्षेत्र में, यानी सिंध, मुल्तान और ये पूरा का पूरा पंजाब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे अधिकार कर लिया। इसने खुसरो मलिक को पराजित किया, ऐसा कहा जाता है। खुसरो मलिक ने इससे संधि कर ली और संधि करने के बाद इसने, खुसरो मलिक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और इसकी राजधानी पे अधिकार कर लिया। और यहाँ पे अधिकार करने के बाद इसने निश्चय किया कि और अपने साम्राज्य का क्या करूंगा? विस्तार करूंगा। इसके बाद मेरे भाई 1179 में इसने पेशावर पे अधिकार किया और उसके बाद आगे बढ़ा और 1186 में इसने पेशावर पे अधिकार किया और उसके बाद मेरे भाई 1189 में इसने ताबर हिंद, जो कहां पे है? भटिंडा पंजाब, ठीक है ना, भटिंडा पंजाब, ताबर हिंद की दुर्ग पर अधिकार किया, ठीक है। इसके बाद इसने ताबर हिंद के दुर्ग पे अधिकार किया, यानी कहने का मतलब कि पूरे के पूरे पंजाब वाले क्षेत्र पे अधिकार हो चुका था किसका? मोहम्मद गौरी का। और जब ये पंजाब के भटिंडा या ताबर हिंद पर अधिकार किया था या ताबर हिंद में शासन कर रहा था, तो इसी समय मैं लिखता हूं यहाँ पे, उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा, जब गौरी का शासन था ताबर हिंद, तो उसी समय मैंने बताया कि उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और राजस्थान के सांभल वाले एरिया में एक वंश चला करता था जिसका नाम था चौहान वंश।
और इस चौहान वंश का एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था मेरे भाई पृथ्वी राज चौहान, या इसे इतिहासकार मूलराज के नाम से भी जानते हैं। और इस पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र हुआ करता था, या इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्र बरदाई। और इस चंद्र बरदाई ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज राशो। और इसी के कंटेम्परेरी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था, और इस गढ़वाल वंश का शासक हुआ राजा जयचंद। और राजा जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और इस संयोगिता से प्रेम कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि जब मोहम्मद गोरी पंजाब के ताबर हिंद में अधिकार करके वहां पे शासन कर रहा था, तो उसी समय उत्तर भारत के दिल्ली अजमेर और राजस्थान के सांभल वाले क्षेत्र में अधिकार था, यानी पूरे के पूरे इस क्षेत्र में अधिकार था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम होता है राय पिथौरा, और हम सब जानते हैं चौहान वंश का शासक हुआ करता था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था चंद्र बरदाई, जो इसका दरबारी कवि के साथ साथ इसका मित्र भी हुआ करता था, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी पृथ्वीराज राशो। इसके अलावा मैंने बताया कन्नौज में गढ़वाल वंश चला करता था जिसका राजा था जयचंद, और जयचंद की ही पुत्री हुआ करती थी संयोगिता, और इसी संयोगिता से प्रेम किया करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसे संयोगिता से प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी या चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज राशो में लिखा कि मोहम्मद गोरी इसे ताबर हिंद से चौहान पे बार बार आक्रमण किया करता था, लेकिन चौहान मोर देन पावरफुल हुआ करता था, बार बार मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया करता था। और जैसा बार बार मोहम्मद गोरी पराजित होता था और बार बार चौहानों के पैरों में गिर के माफी मांग लिया करता था, चौहान का दिल इतना बड़ा दोस्तों कि चौहान बार बार इसे माफ कर दिया करते थे। और ऐसा कितनी बार हुआ? तो ऐसा 16 बार हुआ, और 16 बार मोहम्मद गोरी ने चौहान पे आक्रमण किया और चौहान ने गोरी को पराजित किया, और 16 के 16 बार चौहान ने गोरी को माफ भी कर दिया। लेकिन मेरे भाई चौहान के बीच सब्र का बांध टूटा और 1191 में लड़ा गया। 1191 में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और हम सब जानते हैं कि इस तराइन के प्रथम युद्ध में जो हरियाणा के तराइन क्षेत्र वाला जो भाग है उसे ही क्या कहा जाता है? तराइन कहा जाता है। और इसी तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में, क्योंकि 16 बार आक्रमण कर चुका था मोहम्मद गोरी, और इसके आक्रमण से परेशान होकर दोनों की सेना आमने सामने हुई, क्योंकि चौहान का भी अब सब्र का बांध टूट चुका था और चौहान ने मोहम्मद गोरी को इस तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। ऐसा कहा जाता है कि चौहान का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था गोविंद राव, और गोविंद राव ने मोहम्मद गोरी की भुजाओं पे अपनी तलवार की एक ही बार से घाव किया, जिससे मोहम्मद गोरी अपने घोड़े से गिर गया और मोहम्मद गोरी की सेना में अफरा तफरी मच गई और मोहम्मद गोरी की सेना भाग खड़ी हुई। राजपूतों ने सरहिंद तक लगभग 40 मील तक मोहम्मद गोरी का पीछा किया, लेकिन मोहम्मद गोरी यहां से गजनी भाग गया, और मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में सफलता हासिल की, या प्रथम युद्ध को चौहान जीत चुका था। लेकिन मेरे भाई प्रथम युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम प्रशम चला रहे थे और संयोगिता के प्रेम में फंसे पड़े थे। और क्योंकि ये संयोगिता से प्रेम किया करते थे, इनकी प्रियतमा हुआ करती थी, प्रियसी हुआ करती थी, प्रेमिका हुआ करती थी संयोगिता। संयोगिता से प्रेम में फंसे पड़े थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था कौन? राजा जयचंद। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था राजा जयचंद। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग से खुश नहीं था राजा जयचंद। इसी की वजह से चौहान के प्रेम लीलाओं से तंग आके मेरे भाई राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। सारे के सारे राजाओं को बुलाया, लेकिन बस नहीं निमंत्रण दिया किसे?
पृथ्वीराज चौहान को। और जैसा कि पृथ्वीराज चौहान उस समय का सबसे पावरफुल शासक हुआ करता था, इस बात को ईगो पे ले लिया पृथ्वीराज चौहान और भरी महफिल में भरे स्वयंवर में जाके इसने संयोगिता का अपहरण कर लिया। और संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह किया। और इस बात से अपमानित हुआ कौन? राजा जयचंद। इस बात से अपमानित हुआ राजा जयचंद और इसने कसम खाई कि मैं चौहान डायनेस्टी को नष्ट कर दूंगा। और इधर मोहम्मद गौरी कहां मानने वाला? एक बार फिर मोहम्मद गौरी तैयारी कर रहा था चौहान पे आक्रमण करने के लिए। और अगले ही साल यानी 1192 में मेरे भाई, 1192 में लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध अगले ही साल यानी 1192 में लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। लेकिन इस युद्ध में इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। इस युद्ध में अभी तक 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की 1192 में क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी के क्लाइमैक्स को चेंज कर दिया किसने? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ गजनी ले गया और उनके हाथों में बेड़िया, उनके पैरों में, पूरे शरीर में बेड़िया से उनको जकड़ दिया गया। और उनके साथ साथ मैं भी यानी चंद्रबरदाई भी गजनी गया था और दोनों को गजनी लेके गया। इस जीत के जश्न में, क्योंकि भारी मात्रा में लूटपाट की पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मोहम्मद गौरी ने, और इसी जीत के जश्न में या जीत की खुशी में जश्न मन रहा था गजनी में। और गजनी में जश्न चल रहा था, उस समय खेलों का आयोजन चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़े थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की आंखों से आंखें मिला के, नजरों से नजर मिला के देख रहे थे। मोहम्मद गौरी ने कहा कि चौहान नजरें नीची करो। चौहान ने नजरें नीची नहीं की, मोहम्मद गौरी ने चौहान की नजरों को फुड़वा दिया, चौहान की आंखों को निकलवा दिया, चौहान की आंखों को फुड़वा दिया, चौहान को अंधा करवा दिया। इसके बाद खेलों का आयोजन जब चल रहा था तो उस खेल के मैदान में बेड़ियों में जकड़े खड़े थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। और जब पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़े खड़े थे तो चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी के पास गया और कहा कि हे सुल्तान, मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को एक कला आती है, वो बिना लक्ष्य को देखे भी निशाना लगा सकते हैं और निशाना एकदम सटीक लगेगा, लक्ष्य भेद सकते हैं, उनका निशाना कभी चुकेगा नहीं। इस बात पे हंस पड़ा गौरी। गौरी ने कहा, भला एक अंधा व्यक्ति कैसे बिना देखे निशाना लगा सकता है? चंद्रबरदाई ने कहा कि आप शर्त लगा लो, अगर मैं शर्त हार गया तो आप मेरा सर कलम करवा देना। इस बात से प्रसन्न हुआ गौरी और शर्त उसने मान ली। उसने कहा क्या करना होगा? चंद्रबरदाई ने कहा कि मेरे मित्र पृथ्वीराज की बेड़ियां खुलवा दो, उनको मुक्त कर दो और उनके हाथों में एक धनुष, एक तीर दे दो। और इस बात को माना और गौरी ने चौहान की बेड़ियों को खुलवा दिया। उनके हाथों में एक धनुष, एक बाण दे दिया गया। और जब बाण धनुष दे दिया गया तो चंद्रबरदाई चौहान के पास गया और चंद्रबरदाई ने चौहान के कानों में कहा कि हे राजन, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। हे पृथ्वीराज चौहान, ये तुम्हारे अपमान के बदला लेने के सबसे उचित समय है। तुम्हारे और सुल्तान गौरी के बीच में 24 गज का फासला है। तुम्हारी 4 उंगली 1 अंगूठा इस बात का प्रमाण है कि अगर तुम बाण चलाओगे तो बाण चुकेगा नहीं और तुम अपना लक्ष्य, अपना निशाना ही किसे बनाओ? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को निशाना बना के उसकी छाती में बाण को उतार दो, भेद दो उसकी छाती को और अपने अपमान का बदला ले लो। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद गौरी ने तीर चलाने का आदेश दिया, पृथ्वीराज चौहान ने तीर को छोड़ा, लेकिन किसकी तरफ? मोहम्मद गौरी की तरफ। और मोहम्मद गौरी के सीने में जाके लग गया तीर और मोहम्मद गौरी वहीं पे ढेर हो गया। इस तरह से अपने अपमान का बदला ले पाए पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे सखा, मेरे बंधुओं, इस बात से इतिहासकार सहमत नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि केवल 2 ही बैटल हुआ था, केवल 2 ही युद्ध हुआ था। एक युद्ध में गौरी ने पराजित किया, एक युद्ध में चौहान ने पराजित किया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस युद्ध में इतना बड़ा उलटफेर हुआ क्यों? क्योंकि जयचंद साथ दे रहा था मोहम्मद गौरी का। घर का भेदी लंका ढा, ये विभीषण बन चुका था, ये भारत का भेदी बन चुका था। और इसी के भेदी बनने के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और उसके बाद संयोगिता का क्या हुआ? तो संयोगिता ने जौहर कर लिया। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी भारतवर्ष की स्त्रियां अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर प्रथा को अपना लिया करती थी। तो संयोगिता को जैसे ही खबर मिली पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का, संयोगिता ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद मेरे भाई हम सब जानते हैं कि अजमेर, जहां तक मैंने अजमेर के बारे में आपको बताया, जो अजमेर या जो चौहान वंश था, एक और बात आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो चौहान वंश था इसका वास्तविक संस्थापक, वैसे तो इसको हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, रियल फाउंडर माना जाता है अजय राज को। और इसी अजय राज ने बसाया था अजमेर शहर को। और अजय राज के बाद अगला जो शासक हुआ मेरे भाई इस चौहान वंश में, वो हुआ अर्नोराज। और अर्नोराज के बाद पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के बाद पृथ्वीराज सेकंड, और पृथ्वीराज सेकंड के बाद हुआ विग्रह राज विसलदेव, और विग्रह राज विसलदेव के बाद पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा मैं समझाता हूं आपको। मैंने कहा कि जो चौहान वंश का संस्थापक था अजयराज था, जिसने अजमेर शहर को बसाया था। इसके बाद अर्नोराज हुआ, अजयराज का उत्तराधिकारी, अजयराज के उत्तराधिकारी अर्नोराज के बाद अर्नोराज का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के बाद गद्दी पे पृथ्वीराज सेकंड बैठा, उसका उत्तराधिकारी विग्रहराज विसलदेव, और इसके बाद पृथ्वीराज थर्ड बैठा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले पृथ्वीराज कौन सा था, तो तीसरा था, पृथ्वीराज थर्ड था। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो थर्ड था इसी का नाना हुआ करते थे अनंगपाल तोमर, जो तोमर वंश के शासक थे। और यही अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, और इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली शहर दिया था। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने ही पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली शहर दिया था, और यही अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था किसके नाम से, ढिल्लिस के नाम से। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को बसाया था ढिल्लिस के नाम से। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को बसाया था मेरे भाई किसके नाम से, ढिल्लिस के नाम से। ठीक है, किसके नाम से, ढिल्लिस के नाम से। ऐसे होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, शब्दों पे मत जाइएगा, है ना, भावनाओं पे जाइएगा। तो अनंगपाल तोमर ने ही बसाया था दिल्ली को किसके नाम से, ढिल्लिस के नाम से। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद क्या हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कहानी, उसके बाद 1192 में ही भारत में स्थापना हुई किसकी, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। ठीक है, मुस्लिम शासन की स्थापना की, और इसी के सेना के साथ 1192 में आगमन हुआ
चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक या भारत में चिश्ती संप्रदाय को बसाया था किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में आगमन हुआ 1192 में और ये आए कहां पे? अजमेर में। इन्होंने अजमेर को अपनी कुटिया बनाई और अब आप सब जानते हैं कि जो हम दरगाह अजमेर शरीफ है वो इन्हीं की कब्रगाह को कहा जाता है। तो मैंने कहा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत हुई 1192 में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ, जिन्होंने अजमेर में अपनी कुटिया बसाई और अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो गई और इनका ही जो कब्रगाह है इसी को दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसे दरगाह अजमेर शरीफ कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, या इसी को आप ख्वाजा साहब के नाम से भी जानते हैं, किसे? दरगाह अजमेर को। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक दिल्ली का अपना शिष्य बनाए जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और आप सब जानते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने अपना शिष्य बनाया ख्वाजा फरीदुद्दीन गजे सकर को। और याद रखेंगे कि इनके शिष्य हुआ करते थे ख्वाजा फरीदुद्दीन गजे सकर जो इतिहास में बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं और फरीदाबाद शहर की स्थापना हुई ख्वाजा फरीदुद्दीन गजे सकर के नाम पे। ठीक है, तो यहां से भारत में चिश्ती संप्रदाय की क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। और आप सब जानते हैं कि इसके बाद 1193 में, ठीक है, इसके बाद 1193 में मेरे भाई, जैसा कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया 92 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए जिन्होंने अजमेर को अपनी झोपड़ी बनाया और अजमेर में उनकी मृत्यु हुई। और इनके शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के शिष्य ख्वाजा फरीदुद्दीन गजे सकर हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सब जानते हैं कि 1193 में, क्योंकि 1192 में मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी भारत में, तो 1193 में इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? दिल्ली को। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि अगले ही साल यानी 1194 में एक और इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया। कौन? बैटल ऑफ चंदावर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जयचंद का रिश्तेदार नहीं लगता था मोहम्मद गौरी, और जैसा ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, इसने अपनी सेना में कहा कि अगर हमें भारत में साम्राज्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले जितने भी छोटे मोटे शासक हैं उनको क्या करना पड़ेगा? अपने अधीन करना पड़ेगा। और अपने अधीन ही करने के लिए इसने कन्नौज पे आक्रमण किया और 1194 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध। किसके किसके बीच? तो गौरी और जयचंद। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और जयचंद अपनी हाथी पे चढ़ के युद्ध को लड़ रहा था, लेकिन मोहम्मद गौरी की एक तीर जयचंद की आंखों में लगी और जयचंद हाथी से गिर गया
और जब जयचंद हाथी से जमीन पे गिर गया, भूमि पे गिर गया, तो मोहम्मद गोरी ने देर ना करते हुए अपनी तलवार के एक ही बार से जयचंद का सर धड़ से अलग कर दिया। और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और पराजित करके कन्नौज पे भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन याद रखेंगे, जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था तो अपने साथ हजारों गुलाम लेके आया था, और इस हजारों गुलाम में इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट गुलाम हुआ करते थे। और सबसे पहले हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद यल्दौज, उसके बाद कुबाचा, और कुबाचा के बाद एक और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये 4 गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी को डिस्कस कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ चंदावर के दौरान या चंदावर के युद्ध में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर के युद्ध में जयचंद के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मदद की, और मोहम्मद गोरी इसी की मदद से चंदावर के युद्ध को जीत पाया। और क्योंकि मोहम्मद गोरी इसी की मदद से चंदावर के युद्ध को जीत पाया, जिसके कारण इस चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना सेनापति ही नियुक्त कर दिया, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहले इसका गुलाम था, लेकिन इसकी पुत्री से विवाह करके इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। इसका क्या बन गया मेरे भाई, दामाद बन गया। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चीजें आप पढ़िएगा। कल की क्लास में हम इससे आगे की कहानी आपको बताएंगे, और आगे क्या क्या घटना घटी वो सारा का सारा विस्तार में, जैसे हम पढ़ रहे हैं इस सीरीज में, इसी तरह से विस्तार में हम चीजों को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी अभी तक, और आगे भी समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आप लोगों ने अपना समय दिया। और अगली क्लास में आपसे फिर रूबरू होते हैं और आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए, आपसे रुखसत होने का समय हो चला है। अगली क्लास में आपसे फिर से रूबरू होते हैं। धन्यवाद।